हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के, जो कि होने वाला है क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। और इंग्लिश ग्रामर का बच्चों यह एक अंतिम प्रहार होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन एकदम बिल्कुल सामने है। आप एग्जामिनेशन के दरवाजे के एकदम दहलीज पे खड़े हैं, आप एकदम करीब खड़े हुए हैं। और इस समय में यदि आपको ऐसा कोई अंतिम प्रहार, एकदम ऐसा क्लास आपको मिल जाए जिससे आप इंग्लिश ग्रामर को एकदम डायरेक्ट हिट कर पाए और अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छा बना सके, तो कैसा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को, आपके इस इंग्लिश ग्रामर के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए। और यदि आपने अभी तक तैयारी कर ली है तो आप चेक करें अपने आप को कि आपने कितना सीखा है। अपने जितने भी आपके सही स्कोर्स आएंगे, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। आज हमारे पास एक मैराथन क्लास के जैसा आज का क्लास होने वाला है, क्योंकि आज टॉप 20 एमसीक्यूज मैंने लेकर आया हुआ हूं। और इस क्वेश्चन में, इन सारे क्वेश्चंस में आपका सारे चीज कवर हो जाते हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और बहुत ही ध्यान से एकदम एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए आपको जवाब देना है। और इस तरीके से आप अपने कमेंट बॉक्स में सारे आंसर को भी लिख सकते हैं। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, और आपके सामने पहला क्वेश्चन को ले आते हैं। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, एकदम तुरंत पढ़ना है और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम और क्वेश्चंस ज्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने, और स्टार्ट करो। एकदम जल्दी से पढ़ना है और तुरंत बताना है कि हमारा क्वेश्चन का क्या जवाब होने वाला है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे पहले करेक्ट टेंस को बताना है कि कौन सा टेंस है ये। सी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है। अब बच्चों, आपको पता है कि जब भी हैज, हैव प्लस बीन लगता है और उसके साथ साथ बिफोर लगता है, तो कौन सा टेंस होता है बताओ। अभी तक पता चल गया होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ज्यादा देर नहीं करते हुए, टेंस का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन अभी हम बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम जल्दी से आगे इसको बढ़ाते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एकदम जल्दी जल्दी बनाना है, बहुत तेजी से, क्योंकि ये मैराथन रहने वाला है, तो एकदम जल्दी से बनाना है। बाय द नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज कोर्स। क्या होगा? ही कंप्लीट्स हिज कोर्स, ही विल कंप्लीट, ही विल हैव कंप्लीटेड, या सिर्फ कंप्लीटेड। सोचो, जब भी बाय द नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, मतलब अगले साल तक वह अपना कोर्स कंप्लीट करेगा या अगले साल तक। अब बच्चों, जब ये बाय आया हुआ है, मतलब ये तक करके आया है, मतलब उस समय तक वो काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। इसका मतलब हम यहां पर लगाएंगे बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वह अपने काम को कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब विल हैव प्लस V3। तो हमारे सामने सही आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है, तो ये है आपका विल हैव प्लस V3। कंप्लीटेड जो होता है वो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पढ़ना है फटाफट। क्या है? आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। अब यहां पर जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हो, तो उसमें मैंने आपको 2 रूल पढ़ाया था। एक रूल पढ़ाया था जब सेंटेंस के बीच में आपका बिफोर आ जाए, है ना, और एक जब आफ्टर आ जाए। तो सोचो इस क्वेश्चन में क्या जवाब होगा। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। मेरी माँ के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब सोचो, यहां पर ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, तो बिफोर जहां भी रहेगा उसके पहले हैड प्लस V3 लगता है और बाद में V2 लगता है, जो कि यहां पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो याद रखना, बिफोर का मतलब पहले होगा हैड प्लस V3 और बाद में होगा V2, जबकि आफ्टर में बाद में होगा हैड प्लस V3, मतलब पास्ट परफेक्ट, और पहले होगा V2। बच्चों, ये रूल है हमारा। ये रूल आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिफोर है, तो यहां पर हैड के साथ में V3 लगना चाहिए, जो कि ये हमारे सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम लोग चलेंगे। क्या आपको सारा समझ में आ रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। आंसर को देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ताकि आप आज के इस मैराथन का हिस्सा बन सके। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाइल। जब भी सेंटेंस में आपको व्हाइल आ जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। मैं प्रेजेंट नहीं कहता, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आने वाला है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि व्हाइल के साथ जब भी है, तो हम कॉन्टिन्यूअस के साथ में जाएंगे, और सिर्फ एक ही टेंस हमारे सामने है जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी। जब मैं टीवी देख रहा था, माई ब्रदर वाज रीडिंग अ बुक। मेरा भाई जो है वो एक बुक रीड कर रहा था। तो ये उसी समय दोनों घटनाएं साथ साथ में चल रही होती है, एक तरफ ये एक तरफ वो चल रहा होता है। और व्हाइल जब भी आए तो कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी हम सोचेंगे। एकदम ट्रिक से याद करते जाएंगे और समझते जाएंगे, और आपका
रिवाइज करते चले जाओगे। आई डैश टू माई मार्केट यस्टरडे। अब जब भी आपको ऐसे शब्द दिखे, यस्टरडे दिख जाए, है ना, या कोई भी पास्ट का, कोई ईयर का, कोई समय ऐसा दिख जाए जो कि पूरी तरह से पास्ट को शो कर रहा हो, ऐसे समय में हम सिंपल पास्ट की तरफ से जाएंगे। तो आप जानते हो कि गो जो होता है वो V1 होता है, ये V2 होता है, और गोन जो होता है ये V3 होता है। तो V2 के साथ में जाएंगे तभी ये सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। तो हो जाएगा आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था, ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने ऑप्शन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी। अब देखो बच्चों, कहता है उस समय जब मैं वहां पहुंचा, जब तक हम लोग वहां पहुंचे, द मूवी हैड स्टार्टेड, मतलब मूवी शुरू हो चुका था। देखो चुका था के सेंस में आएगा, तो चुका था के सेंस में आएगा तो पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब हैड प्लस V3, है ना। उस समय तक, जब तक हम लोग वहां पहुंचे, मूवी शुरू हो चुकी थी। जब चुका था के सेंस में आएगा तो हैड प्लस V3 ही आपको सोचना है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, सारा टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बनाना है एकदम जल्दीबाजी में। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ही डैश फॉर द कंपनी सिंस 2015। क्वेश्चन है वह कंपनी के लिए 2015 से काम कर रहा है। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन है तो सोचो, जब भी सिंस 4 के साथ में कोई टाइम लगता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 2015 से काम कर रहा है सही है, लेकिन जब टाइम भी उसमें ऐड हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंस में आना शुरू हो जाता है। तो ही के साथ लग जाएगा हैज, उसके साथ बिन, उसके साथ V4 लग जाएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़े। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखा, अब यहां पर पूरा पढ़ेंगे हम लोग और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। जब हम सारे सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें दिखता है बिफोर, और सभी में दिखता है बिफोर। अब जब सभी में बिफोर दिख रहा है बच्चों, तो ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, यहां पर भी बिफोर है, और यहां पर भी बिफोर है। अब कुछ समय पहले हमने आपको एक रूल पढ़ाया था कि बिफोर जब भी हो तो उसका रूल होता है। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर चेक्ड इट। टीचर के चेक करने से पहले मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो बिफोर वाला रूल मैंने आपको क्या समझाया था कि बिफोर जब भी रहेगा तो बिफोर में मतलब पहले में हैड प्लस V3 के साथ में आना चाहिए और बाद में V2 के साथ में आना चाहिए। वही कहीं आफ्टर होता तो बाद में हैड प्लस V3 आना चाहिए और पहले V2 आना चाहिए। अब जरा इस तरह से आप सोचे तो हमारे सामने बिफोर के पहले हैड प्लस V3 के रूप में कौन कौन सा है। चलो इसमें देखें तो बिफोर के पहले आपको हैड नहीं नजर आया तो ये कैंसिल। बिफोर के पहले हैड प्लस V3 कहीं नहीं दिख रहा, कैंसिल। बिफोर के पहले हैड प्लस हैज आ गया है और आई के साथ हैज तो लगता ही नहीं है तो ये भी कैंसिल। सिर्फ एक बचता है, चेक करो ये सही है या नहीं। तो बिफोर के पहले देखिए हैड प्लस आपका V3 फॉर्म और बाद में यहाँ पर V2 वाला फॉर्म दिख रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा एकदम। यदि आप जवाब दे पा रहे तो एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है आपको और इस तरह से चेक करना है अपने आप को। सेल्फ एनालिसिस यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों एग्जाम टाइम में। और आप एग्जाम के बहुत नजदीक है, बोर्ड एग्जाम एकदम आपके सर पे है, तो इस समय में प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। यदि आपने सीख रखा है तो प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए लुक द सन। अब देखो बच्चों, यदि ऐसा क्वेश्चन रहता, केवल रहता द सन, है ना, और यहां पर ऐसे रहता और लिखा इन द ईस्ट, इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूरब में उगता है, ऐसे समय में समझ में आता है कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो काम रेगुलर होते रहता है, एक हैबिट के जैसा बना हुआ है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट के रूप में बनाते हैं तो वो इस तरह से इसके सेंस में चले जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे? जब भी सेंटेंस है लुक मतलब देखो, देखो सूर्य उग रहा है। जब हम कहते हैं देखो मतलब हम उस मोमेंट की बात करते हैं। उस मोमेंट में कौन सा काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, हम उस चीज की बात करते हैं। हमने कहा देखो सूर्य उगता है, नहीं नहीं नहीं, देखो मतलब उस क्षण में कौन सा काम हो रहा है, उस मोमेंट पे क्या काम हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। इसका मतलब उस समय में एक्चुअली में द सन इज राइजिंग कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म होगा इज प्लस V4 और इस रूप में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से दिमाग लगाएं। ही ऑलवेज, अब जब भी यहाँ पे ऑलवेज आए तो ये क्या है आपको पता है ना, प्रेजेंट या तो हैबिट शोइंग वर्ड है, मतलब ये हैबिट शो करता है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। अब जो हमेशा कोई काम हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हैबिट के जैसा ट्रीट होगा। और जब ये हैबिट के जैसा ट्रीट होता है बच्चों, तो हैबिट वाली चीजों को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सा सही है बताओ?
ही के साथ स्पोक लगा देंगे तो ये V2 हो जाएगा, गलत है ना। सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म करना नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट करना नहीं है, तो सिर्फ एक ही बचा स्पीक्स। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, ये उसकी आदत के जैसा भी है, तो हम यहाँ पे V5 लगा करके बनाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है एकदम जल्दी से। क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताना है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। इसमें कोई आदत क्या कहोगे, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट को ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो V5 लिख करके ही हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पानी उबलती है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन बताना है जल्दी से। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब्स। बच्चों यहां से स्टार्ट होता है मॉडल। अब आपके सामने सारे मॉडल के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चले जाऊंगा और इस तरीके से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन है शी स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छा तैर सकती है ना, वो बहुत अच्छा तैर सकती है। ये उसके एबिलिटी को दिखाता है। कौन सी एबिलिटी? तो सर प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाता है। कैसे प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाता है सर? तो सी स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से तैर सकती है, तो ये उसकी क्षमता है, उसकी काबिलियत है कि वो तैर सकती है। तो यहाँ पर कैन लिखाएगा, क्या लिखाएगा? कैन, तो हो जाएगा शी कैन स्विम वेरी वेल, है ना। ऐसा ये मॉडल बन जाने वाला है जब प्रेजेंट एबिलिटी को दिखा रहा हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। फिर से बताना है आपको, यहां पर भी है। अब देखो, वी मे ओबे द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल का पालना करना चाहिए या कर सकते हैं कि रूल में तो नहीं आना, है ना। ये जब हमारे ड्यूटी को दिखाता हो, हमारे फर्ज को दिखाता हो, ऐसे समय में हम क्या करते हैं? हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इससे भी ज्यादा अच्छा, यदि शुड के साथ में एक और ऑप्शन यदि आपको मस्ट दे दिया जाए तो आप इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि मस्ट जो होता है वो इसको और ज्यादा फोर्स करके अप्लाई करने की कोशिश करता है। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालना अवश्य करनी चाहिए। जब अवश्य कहते हैं मतलब हम उसे जोर देकर कह रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और शुड जो होता है वो थोड़ा सा जनरल सेंस में आता है, लेकिन यहां पर मस्ट ऑप्शन ही नहीं है, तो हम किसके साथ में जाएंगे? हम शुड के साथ में जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बहुत फास्ट बना पा रहे होंगे, और तैयारी नहीं है तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है यू डैश ईट जंक फूड एवरी डे, इट इज अनहेल्दी। क्या लिखा है कि तुम रोज जंक फूड खाते हो जो कि बहुत अनहेल्दी होता है। इट इज वेरी अनहेल्दी, ये बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या लिखा है? यू शुड ईट जंक फूड एवरी डे, तुम्हें रोज जंक फूड खानी चाहिए या अवश्य खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। देखो शुड और नॉट का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा शुडंट। यू शुडंट ईट जंक फूड एवरी डे, तुम्हें हर दिन जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है? अनहेल्दी होता है। और सही बात है, आप लोग अनहेल्दी फूड खाते हो क्या? जंक फूड बहुत खाने से आप बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ने के बाद जो है सो बहुत ही भयंकर बीमारी आपके साथ हो जाने वाली है। इसीलिए जंक फूड से थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल वर्ब्स। फिर से आपके सामने मॉडल आ चुका है, एकदम जल्दी से जवाब देना है। क्वेश्चन है यू डैश वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स, है ना। क्या लिखा है? तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए वर्क हार्ड, बहुत ही कठिन मेहनत करना होगा बच्चों। और यहां पर भी आप एकदम अपने सपनों को पाने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। अपने सपने को हमेशा बड़ा रखो, ऊंचा रखो, क्लियर रखो, और उसको पाने के लिए एकदम अपना पूरा जी जान लगा दो। यही है सक्सेस का तरीका। आपको जो है सो बने रहना है, एकदम टिके रहना है, डिटरमाइंड होकर के, जिद्दी बन करके होना है। तुम्हारा मन तुमसे खेलेगा, तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करो, चलो छोड़ो पढ़ाई छोड़ो, चलो चाय पीते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो पकौड़ी खाते हैं, चलो खेलते हैं। ऐसा आपको मन आपको बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपको स्टिक रहना है अपने ड्रीम्स के साथ में और बनाते रहने हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि आप एकदम अपने सपनों के बहुत करीब है। और यदि अंतिम स्टेज पे यदि आप इसके लिए नहीं लड़े बच्चों, तो आप पूरे साल, अपनी पूरी जिंदगी, आने वाला समय में बहुत ज्यादा आप रिग्रेट करेंगे। इसलिए रिग्रेट से यदि बचना है तो अभी अपने सपनों के लिए काम करिए। तो क्या होना चाहिए बताओ? यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को पाने के लिए बहुत ही कठिन वर्क करना ही चाहिए, ऐसा हमारा स्टेटमेंट कहता है। तो मस्ट की तरफ जाएगा, बहुत ही ज्यादा जोर देते हुए मस्ट की तरफ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा बताना? सी डैश
स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, वह 3 लैंग्वेज को बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता है बच्चों, ये उसकी एबिलिटी है। और जहां एबिलिटी की बात होती है प्रेजेंट की, हम कैन के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो आंसर भी दे दिया है आपको, एक क्वेश्चन तो यही हेल्प कर दिया आपको। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जहां पर 3 लैंग्वेज बोल सकती है, मतलब उसकी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, वहां पर हम कैन का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एकदम बढ़िया से लगे रहना है बच्चों, है ना, एकदम भागने का दिल करे तब भी डटे रहो, क्योंकि यही है एकमात्र चीज कि एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको गाना ही पड़ेगा, आप बिना गाए नहीं बन सकते, वैसे ही एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक अच्छा एग्जाम निकालने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं सारे कुछ लाइनों के साथ। लिखा है शी लर्न्स इंग्लिश शो दैट सी डैश डिलीवर एन इंग्लिश स्पीच, वह इंग्लिश सीखती है ताकि वह इंग्लिश स्पीच दे सके। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, एक रूल समझाने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझना है। यदि सेंटेंस में कहीं भी आपको सो दैट दिख जाए, क्या दिख जाए, सो दैट, और उसके पहले यदि प्रेजेंट वाले भाग में लिखा हुआ हो, प्रेजेंट वाले टेंस में लिखा हुआ हो, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ हो, तो ऑलवेज यहां पर मे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, मे का, यही है करेक्ट मॉडल वर्ब, याद रखना है। सो दैट, अब बनाएंगे कैसे, देखो वह अंग्रेजी सीखती है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ताकि, सो दैट का हिंदी होता है ताकि, है ना, ताकि वह एक इंग्लिश स्पीच दे सके। तो सोचो बच्चों, जब भी यहाँ प्रेजेंट में हो तो यहाँ पे मे लगता है, और यदि यहाँ पे पास्ट में होता तो सर, यदि यहाँ पास्ट होता तो हम यहाँ पर इसका पास्ट फॉर्म जो कि माइट होता है हम उसे लगा देंगे, है ना, यही तो हमने आपको सिखाया है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उम्मीद है ये सारा आपका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ होने वाला है मे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, देखो वर्क हार्ड लेस्ट, अब लेस्ट भी एक नया वर्ड है ना, जहां पर लेस्ट आपके सामने आ जाए तो लेस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। तो सेंटेंस पढ़ेंगे तो है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो जब भी सेंटेंस में आपको लेस्ट शब्द दिख जाए, है ना, लेस्ट शब्द जहां भी दिख जाए तो आप उसके साथ में हमेशा शुड लगाओगे, लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही लगता है। तो करेक्ट मॉडल वर्ब कौन सा लगेगा, शुड। सेंटेंस बना वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन पढ़ना है, डैश आई कम इन सर, ये तो आप बहुत पहले से और रेगुलरली बोलते आए हो अपने स्कूल के समय से, क्या होना चाहिए बताओ, शुड आई कम इन, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, या शैल आई कम इन। क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा लगा, बोलो बोलो बोलो, मे आई कम इन सर, है ना, बचपन से बोलते आए हो, है ना, छोटे जब हम लोग बच्चे होते थे उस समय यही तो बोलना सबसे अच्छा लगता था। जब भी हम बाहर जाते थे और क्लास में घुसना होता था तो हम इस चीज का वेट करते थे कि हमको ये बोलना है, और हम बचपन से इस चीज को प्रैक्टिस मिला है, और क्या बोलते थे, मे आई कम इन सर, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ऐसा होगा, तो यहाँ पर मे आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताना है जल्दी से। अच्छा लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बच्चों अटेंशन, ऑल द स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये क्वेश्चन रिपीटेड था, है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ें और देखें क्या हमने ये रूल नहीं पढ़ाया आपको। यहां पर देखो ध्यान से कि यहां सो दैट है, अभी अभी आपने सीखा है, और सो दैट के पहले प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यदि प्रेजेंट में होता तो क्या लगता है, पास्ट में होता तो क्या लगेगा, सोचो और जल्दी से जवाब दो। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके आंसर से। रामू वर्कड हार्ड सो दैट ही मे अर्न मनी या ही माइट अर्न मनी। चलो मैंने तो 2 ऑप्शन ऐसे ही काट दिया, ये और ये तो काट ही दिया। अब इन दोनों में से बताओ, आपको सिखाया है कि यदि ये प्रेजेंट में होता तो हम मे लगा देते, लेकिन यहां पास्ट में है तो हम यहां माइट लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, माइट। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, रामू बहुत कठिन मेहनत करता था ताकि वह पैसे कमा सके। तो जब भी इस तरह से पास्ट के फॉर्म में हो तो माइट लगाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आ रहा होगा आपको रूल सीख करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मॉडल वर्ब का एक और है, शी। अब बच्चों जब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी मॉडल में आपको टू दिख जाए ना, क्योंकि मॉडल के बाद कभी टू लगता नहीं है वैसे, है ना, लेकिन एक मॉडल वर्ब ऐसा है जिसके बाद टू लगता है, और वो एकमात्र है आउट, है ना, मतलब शी आउट टू ओबे योर एल्डर्स। अच्छा आउट टू का मतलब ही चाहिए होता है ना, तो होगा शी आउट टू ओबे योर एल्डर्स। जनरली इसका इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप अपने ड्यूटी को दिखा सके।
तो उसे अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, है ना, इस सेंस में आएगा। तो हमेशा टू जब भी रहा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब आता है और वो है आउट, ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, माई फादर इज। अब देखो यहां से स्टार्ट हो चुका है हमारा आर्टिकल, है ना। तो आर्टिकल पर ध्यान रखें, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। देखिए आर्टिकल की जब हम बात करते हैं बच्चों तो ये होते हैं टोटल 3 तरह के, है ना। एक होते हैं ए, एक होता है एन और एक होता है द जो होता है ये होता है डेफिनिट आर्टिकल, है ना, और ये होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो यदि आपने पढ़ा है आर्टिकल वाला सेक्शन तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो सीख ले, है ना। ए कहां लगता है और एन कहां लगता है। देखिए जब इसके पहले फर्स्ट लेटर वोवेल हो, और वोवेल कैसा, हिंदी वाला वोवेल। हिंदी में यदि आपने वोवेल पढ़ा है, हिंदी, है ना, तो हिंदी में वोवेल हम पढ़ते हैं अ से लेकर के अंग अह तक, है ना, ये सारा। और जब हम ये पढ़ते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, वोवेल जब लगता है, जब यहाँ पे वोवेल हो तो उसके पहले एल लगाते हैं, कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में इसको स्वर कहते हैं, जो कि अ से स्टार्ट होकर के अंग अह तक जाता है, और यहाँ पर ये क से लेकर के ग तक जाता है, इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ लिख दिया, आपको यहाँ हमने लिख दिया, मान लो डॉग लिख दिया, है ना। अब जब डॉग लिखा बच्चों तो ये ड से स्टार्ट हो रहा है, और ड जो होता है वो व्यंजन का पार्ट है। तो जब भी ये ड से स्टार्ट है तो उसके पहले ए लगा दो। जब भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कोई भी व्यंजन हो, शुरुआत वाला अक्षर यदि व्यंजन हो तो उसके पहले ए लगता है। और यदि यहाँ पर ऐसा होता, मान लो यहाँ पर आपके सामने हो गया एलिफेंट, तो यदि यहाँ पे एलिफेंट है तो ए से स्टार्ट हुआ, और ए जो होता है बच्चों ये स्वर है, तो यदि स्टार्टिंग लेटर स्वर होगा तो उसके पहले एल लगता है। और ये डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द। जब कोई विशेष चीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग द लगाते हैं। और कुछ कुछ तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जैसे कि सी का नाम हो गया, कुछ कुछ स्पेसिफाइड, कुछ कुछ कंट्रीज के नाम के पहले लगता है, रिवर के नाम के पहले लगता है, माउंटेन्स के नाम के पहले लगता है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले लगता है, और जो सेलेसियल बॉडीज होते हैं जैसे कि द सन, द मून, इन कुछ कुछ चंद चीजों के पहले जो है वो द लगता है, ये आप पढ़ लेंगे जनरली। अब यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ए और एन में से क्या लगने वाला है। हालांकि तीनों ऑप्शन है, लेकिन मैं 2 ऑप्शन को काट देता हूं। अब बताओ यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा, इतना बताना है आपको। तो माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन या अ ऑनेस्ट मैन। अब बच्चों देखो, इसको यदि आप हॉनेस्ट पढ़ रहे हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसे हम पढ़ते क्या है, इसे ऑनेस्ट पढ़ते ओ। अब जरा सोच के बताओ, ओ जो है ये स्वर है या व्यंजन है। यदि ये स्वर है बच्चों, ये स्वर है ना, और स्वर है तो उसके पहले एक ही चीज लगाया जाता है और वो है एन। चलो लेट नहीं करते हुए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का एक और लिखा है, वी वेंट टू ताजमहल। ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। तो आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा द। कौन सा लगेगा, द। तो यहाँ पे आंसर आ गया द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन है, बनाओ। आर्टिकल से यही है, बताओ। वी स्टेड एट होटल नियर द बीच। देखो हम लोग बीच के नजदीक उस होटल में ठहरे। अब बच्चों देखो, जब भी किसी नाउन को बहुत ही ज्यादा किसी विशेष नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो, किसी खास होटल की तरफ जब हम इशारा कर रहे हैं तो हम उसे डेफिनेट बना रहे हैं। डेफिनेट मतलब खास बना रहे हैं, और जब खास बनाएंगे तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा, है ना। देखो यदि ऐसा रहता ना, यहाँ पर ये लाइन नहीं होता, सिर्फ रहता वी स्टेड एट होटल, तो यहाँ पर हम अ लगा देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर इस होटल का थोड़ा सा क्लैरिफाई करने वाला, इसे विशेष बनाने वाला कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखे हुए। लेकिन जब ये आ गया नियर द बीच, मतलब वो जो बीच के नजदीक में था, हम लोग उसी होटल में स्टे किए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इस होटल को क्या किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, उसे डेफिनेट बनाया जा रहा है। तो जब इसे डेफिनेट बनाया जाएगा तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल ही लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सही हो सकता है, और वो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। उम्मीद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आम होटल, किसी भी होटल की बात नहीं हो रही है, किसी खास होटल की बात हो रही है, इसलिए द लगाएंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छे से बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आर्टिकल क्वेश्चन पढ़ें और बताएं कौन सा सही होगा। शी हैज नेवर सीन UFO इन हर लाइफ। UFO में अब बताना है UFO के पहले क्या लगेगा, ये और ये तो मैं पहले हटाता हूं। ए और एन में से सोचो कि UFO के पहले क्या लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, यदि हमको स्वर और व्यंजन का पता चल जाए
तो अब कौन बन जाए, है ना। तो ये व्यंजन के पहले लगता है और ये जो है सो स्वर के पहले लगता है। अब देखो जब हम UFO कहते हैं तो यू से स्टार्ट होता है बच्चों ऐसे, और ये वाला जो य होता है य वो व्यंजन है। अब यदि ये व्यंजन है तो उसके पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना चाहिए, अ लगाना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे अ लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें कि अब क्या होने वाला है। आई मेट अ यूरोपियन, आई मेट एन यूरोपियन, आई मेट द यूरोपियन। क्या सही लग रहा है आपको, जल्दी से बताना है। यूरोपियन ट्रेवलर इन इंडिया, आप लोगों ने मैंने एक यूरोपियन ट्रेवलर से मिला इंडिया में। अब सोचो यहाँ पर यूरोपियन द तो नहीं होगा क्योंकि किसी खास यूरोपियन की तरफ इशारा नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसके बारे में क्लैरिफाई करने वाला कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है, तो हम सोचेंगे कि ए या एन। अब देखो यूरोपियन हम ऐसे लिखते हैं। अब जो बच्चा इंग्लिश वाले वोवेल की तरफ जा रहा होगा वो तो गलती कर देगा, क्योंकि हिंदी वाला वोवेल कहता है ना कि ऐसे लिखते हैं यूरोपियन को य से, और जब य से लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो है क्या है, ये है व्यंजन। और यदि ये व्यंजन है बच्चों मतलब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हमें लगाना है है ना, तो यहां लग जाएगा आ। समझ में आ गया, एकदम एकदम ध्यान से पढ़ते जाना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं भर भर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताना है। ही वाज इलेक्टेड एज MP इन द रिसेंट इलेक्शंस, हाल ही के इलेक्शन में उसे एक MP इलेक्ट किया गया। तो सोचो ए या एन, द तो होगा ही नहीं, इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है, तो सोचो ए या एन क्या होगा, सोचना है जल्दी से। तो देखो MP ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हुआ मतलब ये क्या है, स्वर है, वोवेल है। अब यदि ये वोवेल है बच्चों तो क्या लगाना है, एन लगाना है। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दीबाजी में करना है, मैराथन क्लास ऐसे ही होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अब देखो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ के बारे में जानते हैं आप, माउंट एवरेस्ट। तो जब भी पहाड़ का नाम हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेट है बच्चों, दुनिया में अकेला चीज है और याद रखना है सबसे ऊंचा भी है। तो ऐसे नामों के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। अब आपके सामने है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपके सामने एक नया सेक्शन शुरू हो चुका है बच्चों। तो हम लोग इस सेक्शन में ना, आज का जो हम सेशन कर रहे हैं, इस पूरे सेशन में आपको सारा ग्रामर मिल जाने वाला है एक ही वीडियो में, और सारे ग्रामर के हर एक इंपॉर्टेंट रूल्स को मैं यहाँ कवर कर रहा हूं, और आपका एग्जाम बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ने वाला है यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो। इसीलिए एकदम फोकस्ड होकर के आपको पढ़ते रहना है, एनर्जी को बना के रखना है, और लास्ट समय पे अंतिम प्रहार पे हम भी अंतिम प्रहार करेंगे, है ना। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब क्वेश्चन आपके सामने जब भी ऐसा हो, यहाँ पे पूछा जा रहा हो कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, बच्चों सबसे पहले ना आपको बहुत ही रिलैक्स होकर के एक चीज समझना है। जब सेंटेंस बहुत सिंपल लिखा हुआ होता तो वो तो सिंपल होता ही है, और यदि आपका सेंटेंस फैन बॉयज, मैंने सिखा रखा है क्लास में, है ना, मतलब F से होता है फोर, A से होता है एंड, N से होता है नॉर, B से होता है बट, O से होता है और, Y से होता है येट, और S से होता है सो। यदि फैन बॉयज के साथ में आपका सेंटेंस कनेक्टेड होगा तो वो होगा कंपाउंड सेंटेंस, और यदि इसके अलावा किसी दूसरे वर्ड्स या कंजंक्शन से वो जुड़ा हुआ होगा तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जहां पर आपको लगता है कि ऐसा कोई कंजंक्शन नहीं है जो दो सेंटेंस को आपस में ऐड कर रहा है, तो वो नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा इससे जुड़े हुए होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो इन फैन बॉयज को छोड़ करके बाकी किसी से भी जुड़ा हुआ हो तो ये आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपका बहुत हेल्प करने वाला एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और जल्दी से बताओ, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है आपको, है ना। तो देखिए द बॉय विच, अब देखो इसके लिए जो लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में बताएं कि द बॉय के लिए क्या लगेगा, द बॉय विच नहीं, विच नहीं लगता किसी मेल के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए विच नहीं लगता, है ना। द बॉय के साथ हु लगता है बच्चों, हु लगता है ना। वह लड़का जो कि एक ब्लू शर्ट पहना हुआ है इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो ऐसा क्वेश्चन बन रहा है द बॉय, और द बॉय ह्यूमन के लिए जो होता है ना ये हु यूज होता है, विच किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसे कि द पेन विच इज इन माई हैंड, जो मेरे हाथ में है, इज न्यू, वो बहुत नया है। तो जब भी ये किसी नॉन लिविंग थिंग की तरफ इशारा करता हूं तो हम विच का यूज करते हैं, कोई भी ह्यूमन होगा तो उसके लिए हु यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से पढ़े और बताना है। क्वेश्चन है आपके सामने,
आइदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स कमिंग टू द इवेंट। अब देखना है, ये क्वेश्चन आ गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या क्वेश्चन, ध्यान से। अब देखो ये मैं रूल सिखा रहा हूं, इस रूल को बहुत अच्छे से रट लेना है आपको। देखिए सबसे पहले जब भी कोई भी दो वर्ड्स, दो नाउन्स जो है वो यदि आइदर और के साथ कनेक्टेड हो, आइदर और के साथ कनेक्टेड हो, ध्यान से देखना है, फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं एकदम ध्यान से। जब भी कोई दो सेंटेंस आइदर और के साथ में कनेक्टेड है तो जो ब्लैंक भरे जाते हैं वो इस ब्लैंक के नजदीक वाले नाउन के अनुसार भरे जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब जहां ब्लैंक है वो इसके बगल वाला, यहां पर जो वर्ब लगेगा ये इसके बगल वाले नाउन के अनुसार भरा होता है, भरा जाता है, ना कि दूर वाले के, है ना। तो यहां पर पेरेंट्स है, माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स है मतलब माता पिता है, तो यहां पर हम लगा देंगे आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? आर लगा देंगे। उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, बताओ। He studied hard, so he passed the exam। कहता है टाइप ऑफ सेंटेंस बताओ। अब यहां पर देखो आपके सामने क्या आ चुका है, मैंने अभी आपको समझाया है फैन बॉयज, है ना, फैन बॉयज, जिसमें एस का मतलब होता है सो। अब जब एस मतलब सो तो जाहिर सी बात है ये क्या होने वाला है, कंपाउंड सेंटेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सो के साथ कनेक्टेड है ये दोनों सेंटेंस। चलो ये आसान था, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब बताओ करेक्ट सेंटेंस क्या है। अब देखिए यहां से आपके सामने कुछ कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं, तो कंडीशनल में समझाऊंगा, लेकिन जब आप सिंपल फ्यूचर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो वहां पर आप लोगों ने ऐसे सेंटेंस पढ़े थे कि यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। हैंडराइटिंग पर थोड़ा ध्यान रखें। और अब हम लोग लिखेंगे यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो दोनों देख करके तो लग रहा है कि ये दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस में है, लेकिन ऐसे ट्रांसलेट नहीं होता बच्चों। यदि का होता है इफ, तुम आओगे इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाओ, इफ यू कम, इफ यू विल कम नहीं, इफ यू कम मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, ऐसा बनने वाला है। तो क्या देखा आपने रूल, वही उसी रूल पे आपको पढ़ना है। तो इफ ही विल के साथ में जैसे ही आएगा गलत, इफ के साथ कंडीशनल, देखो ये है कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल वर्ड जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें कभी भी विल नहीं आएगा, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। अच्छा इफ ही कम्स, अब ये सही लग रहा है, वी विल स्टार्ट द मीटिंग, ये बिल्कुल सही है। इफ ही कम, अब ही के साथ कम्स ना होता है तो ये तो गलत हो गया। इफ ही कमिंग, इज है ही नहीं, खत्म कहानी। तो सबसे अच्छा कौन सा रहा, बी नंबर ऑप्शन सही रहा। एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड का और रूल्स का एकदम अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको क्वेश्चन बनाने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज इंटरेस्टेड। अब देखो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, वह नए लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा क्या लगाना है, इन लगाना है। क्या लगाना है, इन लगाना है बच्चों, ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए। ही इज नाइदर रिच, बताओ बताओ बताओ, सोचो कि कौन से कंजंक्शन को हम नाइदर के साथ में जोड़ करके पढ़ते हैं। नाइदर के साथ जोड़ के क्या पढ़ते हो, ही इज नाइदर रिच, आ रहा होगा, आ रहा होगा, कुछ निकल रहा है, बोलो बोलो बोलो। वह ना तो रिच है ना ही फेमस है, तो नाइदर रिच नॉर फेमस, है ना। तो नॉर इज द गुड वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाइदर के साथ हमेशा याद रखना है नोर, नाइदर और नोर साथ साथ चलते हैं, भाई भाई। द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स प्लेइंग इन द पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा लो और समझना है बहुत ध्यान से कैसे बनेगा। अब देखो बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, विथ जो होता है ना, विथ ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है बोलो, प्रीपोजिशन है सर। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यदि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है तो जरा सोचो कि जो वर्ब हम लगाते हैं, जो हम वर्ब लगाते हैं, सोचो जो वर्ब लगाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, ये जो वर्ब होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है या सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो तुम कहोगे सर सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यही आपको समझना है। तो क्या सीखे आपने, आपने सीखा कि विथ प्रीपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और हम ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगा सकते तो हम बॉय के अनुसार लगेंगे और यहाँ इज लगता है। अब एग्जाम में बच्चे फंसते कहां हैं, देखते हैं, ओ हो,
ओ हो, यहाँ तो फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स है तो प्लूरल है, तो आर लगा के बल्ले बल्ले कर लेते हैं और हो जाता है बल्ले बल्ले। क्या हो जाता है? बल्ले बल्ले हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है बच्चों, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी से नहीं लगाया जाता, इसीलिए हम बॉय के अनुसार लगाएंगे और हो जाएगा इज। तो याद रखना, यहाँ विथ भी आता है, टुगेदर विथ भी आता है, एज वेल एज भी आता है ना, ऐसे अलोंग विथ भी आता है। ये सारे सेंटेंस यहाँ पे आ सकते हैं, सॉरी वर्ड्स आ सकते हैं जहां पर प्रीपोजिशन मानेंगे, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा और हम इसके अनुसार लगाएंगे। उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा। ये रूल सीख करके आगे बढ़ते हैं। 38 ध्यान से देखना है और बताना है क्या होने वाला है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, देखो यहाँ एप्पल्स तो इज या आर, क्या होगा सोचो। अब जैसे ही आप एप्पल्स देखते हैं आपको लगता है कि सर प्लूरल होगा ना, आर होगा, लेकिन जब आप वर्ड्स पढ़ते हो, सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो क्या समझ में आता है? द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, हम एप्पल्स की बात ही नहीं कर रहे, हम उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मतलब क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, सेव की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है। और क्वालिटी बच्चों एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हालांकि ये उसकी विशेषता को बता रहा है। अब ये है, सोचो कि ये यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वैसे भी सिंगुलर होता है। सर क्वालिटी प्लूरल कैसे हो सकता है? क्वालिटी तो सिंगुलर होगा ना, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है ना। तो याद रखना है, अनकाउंटेबल है तो हम इसके अनुसार क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि हम एप्पल की बात नहीं कर रहे, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। राइट राइट राइट, ठीक है। वैसे भी आप समझ सकते हो एक और, जो अभी अभी रूल सिखाया, ये प्रीपोजिशन तो बाद में ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार लगा दो, काम खत्म। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो 38 के बाद हम लोग पहुंच गए हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो बच्चों जल्दी से बताओ, $10 आ हाई प्राइस टू पे फॉर अ नोटबुक। $10 जो है वो किसी नोटबुक के लिए देना बहुत हाई प्राइस होगा। अब सोचो यहाँ पर इज होगा या आर, तो $10। सर देख के तो लग रहा है ना कि सब्जेक्ट प्लूरल है। सर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन हम इस अनुसार से लगाएंगे नहीं। देखो जब हम $10 को इकट्ठा करके, एक समअप करके, एक साथ बंडल बना के, गठरी बना करके, एक साथ करके जब हम पेश करते हैं बच्चों, तो वो सिंगुलर होता है ना। जब तक अलग अलग बंडल होते तब तक कहोगे कि नहीं नहीं 10 बंडल है, लेकिन 10 बंडल को जब एक बंडल बना देते हैं ना तो वो एक गठरी कहलाता है। उसी तरीके से $10 का एक समूह जब आता है ना तो उसके साथ में सिंगुलर लगाएंगे, और सिंगुलर लगाने के बाद भी देखो ये पहचान है उस बात का कि हम सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, देखो यहाँ पे अ है, जब हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं ना, मतलब इधर वाली जितनी बातें लिखी हुई है वो इसके विषय में ही लिखी हुई है, और इसके विषय में यदि आ करके लिखा गया है मतलब कहीं ना कहीं वो सिंगुलर होगा बच्चों। ऐसा आपको सोचना है, सारा हिंट आपको दिया हुआ है इसमें, आपको बस समझ करके लिखना है और ध्यान से बनाते रहना है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये बना करके, सीख करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। बताओ, आइदर और वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब भी आइदर और से कनेक्टेड होता है तो वर्ब उसी के पास वाले नाउन के हिसाब से लग जाता है, ठीक है ना। तो बताओ, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, तो यदि ये प्लूरल है तो प्लूरल मारो, और यहां पर रहने वाला है आर, आर लगेगा, है ना। चलो ये तो आसान था, पहले ही बताया हुआ था क्वेश्चन। अगला बताओ, द न्यूज इज शॉकिंग, द न्यूज आर शॉकिंग। अब देखो ये इतना खतरनाक है ना, ये दिखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, इतना खतरनाक है, देखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन, है ना बच्चों। ये सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यही आता है, न्यूज ही। अब जरा सोच के देखो ना, इसका सिंगुलर क्या अब तुम न्यू कहोगे? नहीं नहीं, बहुत गंदी बात। न्यू तो मतलब नया, है ना, ये तो अलग सेंस ही दे रहा है। तो न्यूज जो होता है ना एक्चुअली में सिंगुलर सेंस ही दे रहा है, और द न्यूज, अच्छा वह खास न्यूज, द भी लगा हुआ है, डेफिनेट बना रहा है इसको। वो जो खास न्यूज था ना, इज शॉकिंग, किसी खास न्यूज के बारे में और एक न्यूज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर के जैसा काम आता है। चलो नेक्स्ट बताओ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जल्दी से बताना है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट टुडे, फटाफट बोलो। अब देखो जब आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है सर 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 सर, ये तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो आर लगाओ ना, लेकिन नहीं, फिर से फंस गए आप। देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक, स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, और जब एक की बात हो रही है तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इज हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, एक स्टूडेंट की बात कर रहा है जो कि आज एब्सेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब बुके ऑफ रोजेस, अ बुके ऑफ रोजेस प्लेस्ड ऑन द टेबल, बीच में ब्लैंक है, बताना है अ बुके ऑफ रोजेस। अब जब भी आप रोजेस की तरफ देखोगे तो लगेगा ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। पूरा पढ़ो, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, सॉरी रोजेस, रोजेस का जो बुके है, अब बुके सिंगुलर हुआ ना, हम रोजेस की बात कर रहे हैं या बुके की बात कर रहे हैं, सोचो जरा किसकी बात कर रहे हैं। हम रोजेस की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कहते हैं अ बुके ऑफ रोजेस, मतलब गुलाब का एक गुलदस्ता इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल पे रखा हुआ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बुके की बात कर रहे हैं, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा ना। आई बात समझ में, कितना आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 44th नंबर क्वेश्चन। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, क्या होने चाहिए बताइए जल्दी से। अब बच्चों देखो, एक नया रूल सीखो, जब भी कुछ नया आए तो मैं जरूर सिखाऊं। यहां पर द जब भी लगा हुआ हो और यहां पर भी द लगा हुआ हो, इसका मतलब ये हुआ ना कि मैनेजर अलग व्यक्ति है और डायरेक्टर अलग व्यक्ति है, और ये ऐसे समय में हम यहां पर चूंकि दो आ गए तो यहां पर आर लगाएंगे। लेकिन यदि यहां पर द नहीं होता और होता द मैनेजर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब ये हुआ ये द लगा हुआ मैनेजर और डायरेक्टर दोनों के लिए, मतलब एक ही व्यक्ति है जो मैनेजर भी है और डायरेक्टर भी है। यदि एक ही व्यक्ति दोनों होगा तब ऐसे समय में आप इज लगाओगे। अभी समझ में आया, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यदि इसके साथ भी द हो, इसके साथ भी द हो तो प्लूरल, और एक ही द हो तो समझ जाना वो सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति मैनेजर है और एक ही व्यक्ति डायरेक्टर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना है, पार्टिसिपेंट्स को देख करके लगता है कि सर ये तो प्लूरल है ना, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, द लग गया द, और द जब भी हो तो समझ जाना कि ये डेफिनेट बना रहा है इस चीज को। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स का, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट से मतलब नहीं है, उसकी संख्या से मतलब है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, या इवन सॉरी एवरी ईयर। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल पार्टिसिपेंट्स बढ़े चले जा रहे, बढ़े चले जा रहे हैं। तो यहां पर इज क्यों लगा, क्योंकि द है। और बच्चों यदि यहीं पर आ रहता ना अ, तो यहां पे आर लगा देता, है ना, क्योंकि ये प्लूरल होता है, आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है। एक और रूल सीख लो, आ नंबर ऑफ जो होता है ये प्लूरल होता है, जबकि द नंबर ऑफ जो होता है ये सिंगुलर होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहां पर द जब भी रहे तो सिंगुलर की तरफ बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ऑल द फर्नीचर इन द हाउस, ऑल, अब देखो ऑल तो लगा हुआ है, लेकिन फर्नीचर की जब हम बात करते हैं तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बोलना है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल। आगे बताओ, देखो ना थ्री इडियट्स, ऑल इज वेल, बहुत अच्छा गाना है। ईच स्टूडेंट एंड टीचर, बच्चों जहां ईच एवरी दिख जाए सोचो ही मत ज्यादा, ईच एवरी जहां दिख जाए इज लगाओ फटाक से, सिंगुलर ही लगता है, कुछ सोचना नहीं है इसमें, है ना। तो यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक शिक्षक। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक की बात हो रही है, मतलब एक एक करके बात हो रही है, सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब भी हम लगाएंगे। चलो अब हम लोग पहुंच गए हैं 48 पे, और जल्दी से सोचना है द पुलिस। अब सोचो, पुलिस को यदि आप सिंगुलर मानते हो तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल मानते हो तो प्लूरल लगेगा। क्या मानते हो बताओ, क्या मानते हो बच्चों, पुलिस क्या होगी, सोचो। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या है, तो ऐसे आपको तुक्का लगाना है। देखो कैसे, यहां पर पुलिस के साथ में इज लगा हुआ है, यहां पुलिस के साथ में वाज लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, प्रेजेंट और पास्ट कहां दिखा रहा है, यहां पर स्टडी वगैरह कुछ कहां लिखा है। मतलब यदि दो दो ऑप्शन में यदि ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि दो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है यहां पर प्लूरल होने वाला है ना। ये छुपा हुआ रूल है बच्चों, जो एकदम सीक्रेट रूल मैंने आपको सिखा दिया कि द पुलिस आर होगा यहां पर, और कहीं आपको नहीं भी पता कि क्या होना चाहिए तो आप इस तरह से एकदम समझ करके बारीकियों को समझते हुए और आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, और फिर आप फाइनल आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया, मतलब दो यदि सिंगुलर सिंगुलर दे रहा है बिना इस बात की पुष्टि किए कि प्रेजेंट या पास्ट को दिखा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर सिंगुलर दो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है प्लूरल होने वाले हैं। नहीं, ऐसे भी सोच सकते आप समझ सकते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 49 पे। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब यहां से स्टार्ट होता है एक्टिव पैसिव, जल्दी से बताना है क्या, एक्टिव पैसिव, है ना। तो एक्टिव पैसिव फॉर्म के लिए आपको सारे रूल्स पढ़ा दिए गए इसी चैनल पे। यदि नहीं पता, नहीं सीखे हो, नहीं पढ़े, आज भी नहीं पढ़े, समय अभी है, एकदम रहते वक्त, समय रहते जाग ले जाइए और जाकर के एक्टिव पैसिव वॉइस को पहले पढ़िए, उसके बाद आपसे एमसीक्यूज एकदम जल्दी से बनने वाला है। शी राइट्स अ लेटर, जल्दी से बताओ, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा लगाना होता है इज एम आर, बस इतना ही याद रखो कि क्या एक्स्ट्रा लगता है। उसके बाद भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो सब में लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो आ लेटर को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, तो सब में बना हुआ है, तुम क्या कर लोगे, है ना। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है, जो कि सिर्फ यहीं दिख रहा होगा, कहीं नहीं दिख रहा, तो आंख बंद करके इसको मारो और आगे बढ़ जाओ, तो बनेगा अ लेटर इज रिटन बाई हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है ना। बाकी रूल आपने पढ़ा हुआ है चैनल पे, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। अब बच्चों हम लोग एकदम है ना अर्धशतक हम लोग मारने वाले हैं और एकदम लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जब हम लोग शतक को अर्ध बनाएंगे, है ना, आधा शतक मार देंगे, आज तो कंप्लीट कर देना है। लेकिन बच्चों अभी जाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास 80 क्वेश्चन का सेट है ना। 80 क्वेश्चन एकदम धनाधन हम लोग बनाने वाले हैं और रूल सीखते जाएंगे। दे आर वॉचिंग अ मूवी बताना है। अब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जब भी हम पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो यही रहता है इज एम आर, लेकिन एक्स्ट्रा आपका लगता है बिंग। क्या लगता है बच्चों, तो बिंग। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखें तो इज एम आर के साथ में बिंग देख लो। तो इज एम आर यहां पर नहीं है, काटो, यहां दिख रहा है, चलो रहने देते हैं, लेकिन बिंग नहीं दिख रहा तो काटो। इज एम आर के साथ बिंग दिख रहा है, बस यही हो जाने वाला है। यहाँ पर तो हैज हैव के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, तुरंत आपने जांच लिया, क्योंकि आपको रूल अच्छे से पता है कि यही ऑक्सिलरी वर्ब लगता है सर, और बिंग लग जाता है। आईएनजी वाला फॉर्म, जैसे यहाँ आईएनजी वाला फॉर्म वैसे यहाँ आईएनजी वाला फॉर्म, है ना, याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ये, हाँ बताओ, जल्दी से बताना है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है ही वाज रिपेयरिंग द कार। अब बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, अब आप पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, चल जा देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं। यदि यहाँ वाज वर्ब प्लस बी4 है, तो इसमें याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब यही होता है वाज वर्ब, साथ ही साथ आपको फिर से लगाना होगा बिंग। जितने कॉन्टिन्यूअस में सब में बिंग लगा दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वाज वर्ब के साथ में यदि भी4 है तो जाहिर सी बात है आपको वाज वर्ब के साथ में बिंग भी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा वाज किसके अनुसार, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो द का सब में है। अब वाज ढूंढो, मिल गया, बिंग ढूंढो, मिल गया, V3 ढूंढो, बाई ऑब्जेक्ट, यही तो है सर, क्योंकि वाज वर्ब प्लस B4 आपको और कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रूल्स पढ़ लिए हैं उसके लिए बहुत आसान है। आगे है शी विल राइट अ बुक, जल्दी से सोच के बताओ क्या होगा। शी विल राइट अ बुक, कौन सा, सोचो। सिंपल फ्यूचर टेंस विल और शैल लगता ही लगता है ना। एक्स्ट्रा क्या लगता है, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा लगता है बी, ढूंढो बी कहाँ है, बी देखो, शैल विल प्लस में बी, शैल विल प्लस बी, यहां पर बी नहीं, कहीं भी नहीं है, सिर्फ इसमें बी है, यही लगाओ और आगे बढ़ जाओ। एक्टिव पैसिव कितना आसानी से बन रहा है सर, देखिए हु कॉल्ड मी। अब ये रूल है, एक अलग रूल है जो आपको पढ़ना है, हु कॉल्ड मी, एक्टिव पैसिव वॉइस। देखो इसको आप ले आओ शुरुआत में, तो आई, इसको ले जाओ बाहर में, तो ये हो जाएगा हुम। और यदि कॉल्ड है मतलब V2 है, तो सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर्ब लगता है बीच में, तो आई के साथ वाज, प्लस V3 लगता है तो कॉल का कॉल्ड लगा दो और साथ में बाई लगा दो। क्या ऐसा हो जाने वाला है सर, इतना आसान है सर। आई वाज कॉल्ड बाई हुम, कितना गंदा सा लग रहा है, एकदम भद्दा सा लग रहा है, ऐसा नहीं बनता बच्चों। इसमें क्या करना है, बाई प्लस हुम को पहले लिखो, एकदम बढ़िया सा सुंदर सा, बाई हुम। अब करो ऑक्सिलरी वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉल्ड, ये बनता है आपका सही। तो देखो इस तरह से आप बनाएंगे, बाई हुम वाज आई कॉल्ड, कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, बस यही हो जाने वाला है। तो इसका ऐसे बनाते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है, रिवाइज कर लेना है, कुछ बार पढ़ लेना है, बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ, शी सिंग्स अ सॉन्ग, पैसिव फॉर्म बताओ जल्दी से। अब ये क्या करना है, सिंग्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लगाते हैं क्या, इज एम आर, उसके बाद V3। तो देखो इज एम आर कहाँ मिला, यहाँ पर इज कहीं नहीं है, हटाओ, इज है क्या, हाँ, अ सॉन्ग के हिसाब से इज है,
इज ठीक है, लेकिन बिंग आ गया, बिंग नहीं लगता सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर इज है, V3 है, बाई है, ऑब्जेक्ट है, यही सही होने वाला है। यहाँ तो हैज आ गया, ये भी खत्म कहानी, है ना। ऐसे एलिमिनेट करते हुए भी आप बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, एकदम जल्दी से बनाना है, कोई टफ नहीं है सर, है ना। कहीं आप बहुत अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे आपने रूल को बहुत अच्छे से मैनेज किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ आपको V2 दिख गया, अब जैसे ही आपको V2 दिख गया मतलब सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में एक्स्ट्रा लगता है बच्चों वाज या तो वर, बोलो जल्दी से, क्या लगता है, वाज या तो वर, बोलना है, क्या लगता है, वाज या तो वर, और इसके साथ साथ लगता है V3, ठीक है ना। तो वाज वर ढूंढ लो ना पूरे में, वाज कहीं नहीं दिखा सर, सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, तो मारो इसी को, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पे है अ न्यू ब्रिज, अब इसी को सब्जेक्ट बनाया गया है और वो सब में है, लेकिन वाज सिर्फ इसमें, तो यही सही होगा ना, वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे बढ़ ले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है ये, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, बोलो दे हैड। अब जब भी दे हैड फिनिश्ड है, हैड प्लस V3 है, तो इसका बनता कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब यही रहेगा, लेकिन जब भी परफेक्ट में हो तो एक्स्ट्रा लगता है बिन, क्या लगता है, बिन। तो ढूंढ लो ना जल्दी से ऑप्शन में, हैड के साथ में बिन कहाँ है, हेड के साथ बिन यहाँ है, यही मारो और आगे निकल जाओ, सोचो मत ज्यादा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलो आगे, अ सॉल्यूशन वाज फाउंड बाय द साइंटिस्ट। अब बच्चों ये उल्टा दे दिया आपको, बाई करके आपको दे दिया कि सर हमने आपको पैसिव में दे दिया, आप इसे एक्टिव में बनाओ। तो सोचो क्या आपने ऐसा कोई रूल पढ़ा कि जहां पे वाज के साथ में V3 लगा हुआ हो? जी हाँ, हमने पढ़ा था सर, जब V2 रहता है, सिंपल पास्ट टेंस रहता है, तो हम उसे वाज वर प्लस V3 में कर देते थे। तो V2 ढूंढ लो, काम ही हो जाएगा। अब देखो V2 है, फाउंड, फाउंड ही V2 है, क्योंकि इसका एक्चुअली पे ऐसे होता है, फाइंड V1, फाउंड V2 और फाउंड V2 सॉरी V3, तो यहाँ पर V2 के रूप में भी क्या आएगा, सिर्फ फाउंड होगा, तो हो जाएगा, अच्छा बाय द साइंटिस्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना था, तो वो यहाँ पे आएगा, हो जाएगा द साइंटिस्ट फाउंड अ सॉल्यूशन। तो इस तरह से V2 के साथ में हम जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और कहीं भी डायरेक्ट V2 नहीं मिलता, हैज के साथ V3 लगता है, तो यहाँ पर ये V3 के फॉर्म में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और बताइए बच्चों, यहां से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फिर से एक नया सेशन, और ये है हमारा नरेशन, है ना। जिसने नरेशन नहीं पढ़ा तुरंत चैनल पे भागो और जल्दी से पढ़ के आओ, फिर यहां बनाना। चलो क्वेश्चन आपके सामने ये है, शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड आई एम हैप्पी, तो जानते हो कि इसे हम कैसे बनाते हैं, शी सेड आई एम हैप्पी, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं, सुनो, सबसे पहले तो शी, शेड को हम सेड ही लिख देते हैं, फिर यहाँ पर कंजंक्शन, दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हम दैट यूज करते हैं। आई जो होता है बच्चों फर्स्ट पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर आई के जगह पे हम सी लिख देंगे, और इज, आई के साथ एम था बट सी के साथ इज लगेगा, लेकिन इज जो है वो यहाँ पास्ट होने की वजह से ये पास्ट हो जाएगा, और इज के जगह पे वाज हो जाएगा, और यहाँ हैप्पी हो जाएगा, और आप भी हैप्पी हो जाइए। और ढूंढिए ऑप्शन कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ये वाला, ठीक है ना। मजा आ गया, मजा आ गया क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे बनने वाला है। तो यदि आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो यहां से आप तो सीख नहीं पाएंगे सर, आपको सबसे पहले जाकर के पढ़ना होगा रूल, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से अब आपको डायरेक्ट स्पीच सोचना है, ये इनडायरेक्ट में दे रखा है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब देखो यहां पर समझना होगा कि ये कैसे बन सकता है, तो सभी को, एक तो आप सभी को बना सकते हो, दूसरी बात आप ऐसे सोच सकते हो कि यदि यहां पर हैड है तो एक काम हो सकता है कि हैड कौन सा बनता है, हैड कौन सा बनता है, जो हैज या हैव होता है वही बनता है, और यहां पर ये है सब्जेक्ट। एक काम करते हैं, हम इसको पैसिव में, सॉरी डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो कैसे होगा देखो, सी सेड दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलता है, तो बन जाएगा सी, हैड का हैड ही रह जाएगा, और फिनिश्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई बदलाव नहीं होता तो फिनिश्ड, और माई फर्स्ट पर्सन है ये भी इसके अनुसार बदलेगा, तो इसका पॉसेसिव केस हो जाएगा बच्चों हर, और ये हो जाएगा वर्क। अब क्वेश्चन के साथ मैच कर लो तो मिलता है सेम, सॉरी सेड के जगह पे टोल्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या सेड भी हो सकता है, ठीक है ऐसा। तो शी टोल्ड के साथ में यही वाला ऑप्शन जा रहा है, और इसी को हम यदि
इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका जो डायरेक्ट होगा वो ये होगा, नहीं तो इस तरह से यही सही होगा। और वैसे भी आप यदि सोचो, यदि आप उल्टा सोच सकते हो तो फिर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पर हैड है और हैड बदला कैसे होगा, तो हैव से बदला होगा। अब आप कहोगे सर हैड बदलता भी तो नहीं है, तो हैड दूसरा आप ये सोचोगे और ये सोचोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर माई जो है ना ये बदला हुआ नहीं है, जबकि माई बदला हुआ होना चाहिए। और माई जो है यहाँ देखो हर किया हुआ है, यहाँ पर माई है, यहाँ पर भी माई है, तो आप ये देखो समझना ये है कि कौन सा जो है सो यहाँ पर ये बना सकता है। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यही सही है और यही आपका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि हैव जो है यही हैड बनेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में ये था, ये डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना, ये डायरेक्ट में है और हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो ये सही है, ये सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे बढ़े, 1 मिनट, यहां पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, बच्चों ये भी, ये दोनों सही लग रहा, ये दोनों सही हो सकता है, क्योंकि हैड प्लस V3 के साथ में ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर तो मुझे दोनों सही लग रहा है ना। खैर हम लोग आगे देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को फिर हम लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहां पर क्या सही हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, पहले बना लेते हैं। ऑप्शन ढूंढने से अच्छा है कि यदि आपका इसके ऊपर कमांड है तो आप इसे बना लो डायरेक्ट, तो बन जाएगा ही सेड का सेड रहने देते हैं, यहाँ पर दैट हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा, तो ही लिखाएगा यहाँ पे, है ना। अब सोचो आई के साथ वॉज, ही के साथ भी वॉज लिखना था, लेकिन वॉज चेंज होता है हैड बीन में, हैड बीन में चेंज होता है। इसके साथ में वॉचिंग और फिर टीवी, अब मिला लो। ऑप्शन यहाँ पर ऐसा कहाँ है, ऐसा ऑप्शन जहां दिख जाए वहीं मार लो। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है बताओ, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं आपको, तो ही सेड दैट ही वॉज, अब वॉज है, यहाँ हैड बीन चाहिए हमको, तो हैड बीन सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है ना। यदि आपने रूल्स पढ़े, नरेशन को बहुत गहराई से पढ़ा है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ही आस्क्ड मी व्हाई ही वाज लेट, अब वापस से आपको डायरेक्ट में बनाना है। अब डायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ही आस्क्ड मी है तो ही सेड ऐसा कहीं होना चाहिए। अच्छा मी यहाँ है लेकिन मी किसी में नहीं दिया, एक तो ये गलती हमें दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मी नहीं है तो तभी चलेगा। वाई आई वॉज लेट, तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा वाई यू आर लेट, वाई यू आर लेट नहीं, वाई आर यू लेट। बच्चों ये क्वेश्चन सही लग रहा है ना। ही सेड, उसने कहा, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तब जाकर के हम इसे ऐसे बनाए। अब इसे आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ही सेड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे तो आस्क्ड होगा, ही आस्क्ड, और यहां पर वाई ही कंजंक्शन बनता है यदि WH वर्ड हो। अब यहाँ पर वर्ड ऑर्डर करें तो ये सेकंड पर्सन इसके अनुसार लगता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ यू है, तो ऑब्जेक्ट के जहाँ पे हम यहाँ मी भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यू जो है वो इसके अनुसार कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे आई बनाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है यू आर लेट होगा, लेकिन यहाँ आई है और यू के साथ आर, आई के साथ एम लगता, लेकिन यहाँ पर वाज लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है और यहाँ पर लेट का लेट। देखो हम इसे कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन मिला, तो क्वेश्चन को वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जवाब मिलेगा, ठीक है। ये वैसे आपको ऑपोजिट वाला नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन भी हमने कुछ रखा है ताकि आपका दिमाग उल्टा भी थोड़ा सा वर्क कर सके और समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसा आ गया ना, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब इससे पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, दैट, अब देखो वी जो है सो फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो दे हो जाएगा और हैव चेंज हो जाएगा हैड में, उसके बाद कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऐसे ही रहेगा। तो देखो दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट कहाँ है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है बच्चों, इसी के साथ आप लोग को जाना है। उम्मीद है बन रहा होगा, तो नरेशन ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे बनेगा, देखो द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्वेश्चन आ याद रखना। जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में, यह है रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई कहावत है, तो ऐसे समय में याद रखना यहाँ पर इज का वाज ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होगा, मतलब इस वाले सेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा,
है ना, ऑलवेज रिमेंबर। तो देखो ये चीज एज इट इज कहां लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एज इट इज यहां लिखा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा। तो ऐसी बातें जो कभी नहीं बदलेगी, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो उसे आप सिंपल पास्ट में नहीं करेंगे। मिल्क इज व्हाइट तो इज को वाज नहीं करेंगे, है ना। रोजेस आर रेड तो आर को वर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइल्स को बॉइल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है। और यूनिवर्सल फैक्ट की सारी बातें जैसे है वैसा ही आपका इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसे ही एज इट इज लिखे जाते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होते। तो यहां पर ये ऑप्शन बहुत आराम से हमें देखने को मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग बेटर। अब वापस डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए बोला, कोई बात नहीं, आइए थोड़ा सा फेस करते हैं इसको और देखते हैं। जब यहाँ पे वाज लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट में रहना चाहिए, और प्रेजेंट में है तो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट में हमें कहीं ना कहीं ढूंढना है। तो सोचो कौन सा सेंटेंस सही है, आर यू फीलिंग बेटर। वाज यू तो गलत हो जाएगा, यू के साथ में कभी वाज होता नहीं तो इसे हटा दो, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव रखना है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधा सीधा सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ आस्क है, यहाँ इफ भी लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी रॉन्ग। अब आपको सिर्फ दो को आपस में देख लेना है। तो आर यू फीलिंग बेटर सही है, आर यू फीलिंग बेटर यहाँ भी सेम है। इधर देखते हैं, ही सेड, यहाँ है ही आस्क्ड। बच्चों जब भी डायरेक्ट लिखते हैं ना तो सेड लिखते हैं, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आस्क्ड होता है। तो ये ज्यादा अच्छा और सही ऑप्शन हमें लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या आप लोग थक चुके हैं? हम लोग 65 पे पहुंच चुके हैं, और क्या आप लोग थक चुके हैं बताइए? बिल्कुल नहीं थकना है बच्चों, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस और पड़े हुए हैं, जिसको सॉल्व करके ही हम लोग दम लेंगे। और ये आप अपने आप से वादा कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपका बहुत कुछ बदलने वाला है, आपके सपने इसके वजह से साकार होने वाले हैं। तो आइए रिवाइज करना है, बैठे रहना है, बने रहना है, आगे भागना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सी सेड वेयर डू यू लिव। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले बना लो तो हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो आस्क्ड लिखेंगे, सी आस्क्ड, WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना दो, सी आस्क्ड वेयर। अब यहां पर जब हम इसको वर्ड ऑर्डर करेंगे तो डू यू लीव को ना, डू यू लीव को आपको जो है सो बना देना है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। तो डू यू लीव जो कि इंट्रोगेटिव लग रहा है, इसे सही तरीके से वर्ड ऑर्डर में करके और कोई एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, मतलब सीधा सीधा लिखो। तो हो जाएगा डू यू लीव को यू लीव, है ना, यू लीव, यू डू नॉट लीव, डू यू लीव। तो डू यू लीव को यदि हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो हो जाएगा यू लीव, और यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं है सर, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पर्सन डालेंगे क्योंकि हर जगह पे फर्स्ट पर्सन डाला हुआ है। और लीव का लीव ही होता, लेकिन आई देखो यहाँ आई लीव सिंपल प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे आपको बना देना होगा सिंपल पास्ट, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है तो आई लिव्ड हो जाएगा। अब इसको तुम देख लो कहां पर है, सी आस्क्ड, ये और ये तो खत्म, सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, यहाँ ये वाला, ये सही है ना। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा अच्छे से हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। यदि आप क्लास का कोई भी एक भी क्लास नहीं देखे हो सकता है इसको समझने में आपको दिक्कत हो रहा हो, इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि आप जाकर के सबसे पहले नरेशन के वो इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़े एकदम ध्यान से, तब आपके ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एकदम जल्दी से बनाना है। देखिए हु रोट दिस पोयम बनाना है। देखिए द टीचर आस्क्ड, पूछा क्योंकि क्वेश्चन है, आस्क्ड, और हु जो है WH वर्ड है उसे हम लोग कंजंक्शन बना देंगे। अब जैसे ये किया रोट दिस लेटर, अब हु रोट दिस लेटर लिखा हुआ है तो यहां पर हु रोट V2 है, और V2 जो होता है बच्चों ये सिंपल पास्ट बना रहा है। सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस B3 में। अब हैड प्लस B3 कहां है सोचो, यहाँ पर हु हैड प्लस B3 है, मतलब हो जाएगा हु हैड रिटन दिस पोयम, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, तो हो जाएगा दैट पोयम, है ना। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, द टीचर आस्क्ड हु हैड रिटन दैट पोयम, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सही होने वाला है। चलिए रूल्स 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 एंड रूल्स, रूल्स ही पढ़ना है आपको केवल। अगला क्वेश्चन ही सेड, अब देखो वापस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर है डिड यू सी द मूवी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ही सेड नहीं, ही आस्क्ड। अब डिड यू सी, जब भी इंट्रोगेटिव दिखे तो यहां पर हम कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ हम इफ लगा रहे हैं। अब देखो डिड यू सी को सीधा कर दो, सीधा ऑर्डर में, तो यहाँ पर डिड लगा हुआ मतलब सिंपल पास्ट हो जाएगा यू और यहाँ हो जाएगा साव। नहीं हो जाएगा क्या, बोलो। डिड हटाना चाहे तो जाएगा यू साव द मूवी, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदले कुछ नहीं है तो फर्स्ट पर्सन ले आओ। अब साव है बच्चों, तो साव सिंपल पास्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड सीन, फिर से हैड सीन हो जाएगा और फिर द मूवी। अब देख लो कि ऐसे ऑप्शन आपको कहां दिख रहे हैं, हैड सीन के साथ में यहां दिख रहा है, ही आस्क्ड इफ आई हैड सीन द मूवी, ऐसा। ठीक है, इसमें क्या है, ही आस्क्ड दैट लगा दिया। देखो दैट नहीं लगाना है, इफ लगाना है, ये गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ना है, जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन है बच्चों, शी आस्क्ड हाउ मच डज दिस कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर वापस ये क्वेश्चन है पूरा, है ना, क्वेश्चन है तो आस्क्ड ही लिखो, कोई बात नहीं, पहले से लिखा है तो शी आस्क्ड। अब हाउ मच यही हमारा कंजंक्शन बनने वाला है। अब यदि यही कंजंक्शन है तो बच्चा डज दिस कॉस्ट, और डज दिस कॉस्ट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल करेंगे तो जाएगा दिस कॉस्ट। अब दिस कॉस्ट हो गया बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट बनाएंगे, तो दिस को बना देंगे दैट, और कॉस्ट का भी टू कॉस्ट ही होता है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। सी आस्क्ड हाउ मच दैट कॉस्ट, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आपको रूल्स पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन है, द पुलिसमैन सेड व्हाट इज योर नेम। अब देखो जल्दी से बनाते हैं। द पुलिसमैन सेड को हम टोल्ड लिख देंगे, टोल्ड दैट, है ना, सॉरी टोल्ड कैसे होगा, व्हाट इज योर नेम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आस्क्ड होगा, आस्क्ड। अब व्हाट इज योर नेम में से जो क्वेश्चन होगा उसी को कंजंक्शन बना देते हैं, तो व्हाट बन गया। अब जो बचा हुआ है वो इंट्रोगेटिव बचा हुआ होगा, देख लो जो बचा हुआ है, ओह सॉरी एक बार फिर लिखना पड़ेगा, द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट को छोड़ दे तो बचता है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचता है। अब इसको सही तरीके से ऑर्डर में लेके तो बनेगा योर नेम इज, योर नेम इज। अब योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाना था, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो यहां पर आई मान लेंगे। अब यहां पर देखो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई नेम। अब यहां होता है योर नेम इज, यहां हो गया माई नेम इज, लेकिन इज चेंज होगा वाज में। अब देख लो यहाँ पे ऐसा कहाँ है, तो लास्ट में वाज हमको सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यहाँ माई लिख दिया है ना, जैसा कि यहाँ मेरे पास भी है, तो दोनों लगभग सेम लग रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर दैट आ गया जबकि व्हाट आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ सही कौन सा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां से अब आपका स्टार्ट होता है एक नया चैप्टर जो कि है रिमूव टू। उम्मीद है आप लोग ये बहुत आराम से सीखे होंगे, बहुत ही आसान सा। अब बच्चों हमारे सामने यदि आप लोग यहां तक टिक गए हैं तो अब हमारे सामने सिर्फ 10 क्वेश्चन और है और हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा ग्रामर का एकदम निचोड़ आपके सामने मिल चुका है और आप पूरी तरह से ग्रामर को रिवाइज कर चुके हो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए स्टार्ट करते हैं रिमूवल ऑफ टू के साथ में। रिमूवल ऑफ टू का पहला क्वेश्चन, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब चाय इतना गर्म है, इसका मतलब क्या होता है समझना। टू इज अ नेगेटिव वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है ना, एक नेगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक शब्द होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि चाय इतना गर्म है, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, कि उसे पी नहीं सकते, इतना गर्म है कि उसे पी नहीं सकते। अब ये नहीं वाला शब्द इसमें कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन टू के अंदर ये नहीं वाला शब्द छुपा हुआ है। ये कह रहा है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब द टी इज, अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, इसको ऐसे बनाते, देखिए द टी को द टी लिखो, इज को ऐसे रहने देते हैं और टू को चेंज कर देते हैं, सो के साथ में एडजेक्टिव वही रहने देते हैं, तो हो गया द टी इज सो हॉट, इतना गर्म है, दैट कि अब यहां पर यही सब्जेक्ट लाएंगे जो यहां है, इसके अनुसार बनाएंगे। तो यदि यही बनाएंगे तो इसके लिए हम इट लगाएंगे ना, इसके लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्योंकि ये एक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इट लगाएंगे। तो यहां क्या हो गया, द टी इज सो दैट, अच्छा यहां पर इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि लिखा है कि यह इतना ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है कि इसे नहीं पिया जा सकता, या तो मैं इसे नहीं पी सकता। तो यहां पर हम लिखेंगे आई
कैन नॉट ड्रिंक इट। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे इसके लिए हम लोगों ने यहां पे इट डाल दिया और यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट डाल दिया जो कि है आई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसे नहीं पिया जा सकता। मतलब ये एक तरह से पैसिव फॉर्म में लिख दिया और इसको एक्टिव बनाने के लिए एक अपने से सब्जेक्ट ऐड कर दिया बच्चों, और कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों में सेंटेंस सही है, और दोनों में से कौन सा आपका सही है तो देख लो। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा जहां पे लिखा है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। यहाँ पर आई अपने से लाया गया है, यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। और यदि आप इसको पैसिव में लिखोगे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका रिमूव डू का पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका ये है, द साउंड वाज टू लाउड टू टॉलरेट। साउंड इतना ज्यादा लाउड था कि इसे टॉलरेट नहीं कर सकता, या तो मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता। दो तरीके से, मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता या तो इसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता, वो पैसिव में हो गया, और मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता, ये एक्टिव में हो गया। तो आप दो तरह से बना सकते हैं इसको भी। तो हो जाएगा द साउंड, अब बच्चों यहां वाज है, ये भी ध्यान रखना है, वाज टू को सो से कन्वर्ट कर देंगे, सो लाउड दैट। अब यहां पर इट कहीं लगाओगे तो पैसिव में लिखना पड़ेगा, और अपने अनुसार से एक सब्जेक्ट डाल दोगे तो एक्टिव में लिखाएगा। तो एक्टिव में लिखेंगे तो हो जाएगा आई कैन नॉट, नहीं, अब ध्यान रखना यहां कैन नॉट क्यों नहीं, देखो जब यहां पर पास्ट में होगा तो यहां पर कुड होता है, आई कुड नॉट टॉलरेट इट, ठीक है। या तो यहां से हम क्या बदल सकते थे, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, है ना, इसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके से ये बन गया, और आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आपका सही तरीके से दिख रहा है, कुड लग गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पास्ट में था, ठीक है। तो ये दो रूल आपने सीखा, यहाँ प्रेजेंट हो तो कैन, पास्ट हो तो कुड, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और टू है, अलग तरीके से यूज किया गया है। देखिए, ही इज टू अ फार्मर, इसका मतलब वह एक फार्मर भी है। जब यहां पर नाउन होगा बच्चों, नाउन, तो ये भी के सेंस में आएगा, और भी के सेंस में आएगा तो आपको ऑल्सो लिखना चाहिए। तो ऑल्सो कहां है, यहां है, ही इज ऑल्सो अ फार्मर, वह एक किसान भी है, वो इस सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, अंतिम स्टेज पे एकदम जोश के साथ में आंसर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राहुल इज टू इंटेलिजेंट। अब बच्चों देखो, इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना थोड़ा सा। इस क्वेश्चन पे यहाँ पे एक नाउन था, जबकि इस वाले क्वेश्चन पे देखो यहाँ पर टू के बाद एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता बता रहा है ना, एक विशेषण है। तो हो गया राहुल इज टू इंटेलिजेंट, इसका मतलब वह इंटेलिजेंट भी है ना ना ना, यहां पर जब भी ये एडजेक्टिव होगा तो यहां पर इसका मतलब होता है वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट, है ना। कहते हैं ना यू आर टू गुड, तुम बहुत ज्यादा गुड हो, है ना, ऐसे समय में तो यहां पर होगा राहुल इज टू इंटेलिजेंट, मतलब राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बॉय अपने से ऐड कर दिया गया, तो ये नहीं होगा, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ टू का ये सारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा बनाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आता है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इफ आई कम, यदि मैं आऊंगा, इफ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, ऐसा, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन यदि यहां पर V2 होता, इफ यू केम, यदि तुम आए, आई शैल हो जाएगा शुड, और विल हो जाएगा वुड, है ना। जैसे यहां पर ही होगा, कहीं ही होता, ही विल हेल्प यू, तो यहां पर हो जाता है ही वुड हेल्प यू। ऐसे रखने एकदम ध्यान से तीनों रूल। और बच्चों यदि यहां पर ऐसे होता, इफ यू हैड कम, तो यहां वुड के साथ हैव प्लस V3, ही वुड हैव हेल्प्ड यू। तीन कंडीशन देख के पता चल जाएगा, है ना। यहां पर देखो, यदि प्रेजेंट में हो तो विल या शैल,
पास्ट में हो तो वुड लगा देना है, और यदि हैड प्लस V3 में हो तो वुड हैव प्लस V3 में बना देना है। तीन में से तीनों कंडीशन एकदम आपके सामने आ चुका है, और तीनों में से तीनों आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। बहुत आसान सा है। यदि प्रेजेंट तो विल, पास्ट तो वुड, और हैड प्लस V3 तो वुड हैव प्लस V3, है ना। ऐसा तो इस क्वेश्चन को देख के बताएं क्या होने वाला है। इफ इट रेन्स वी वुड स्टे इनसाइड, चूज द करेक्ट कंडीशन। अच्छा कौन सा सही है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ विल होना चाहिए था, गलत हो गया। इफ इट रेन्ड, यदि यहाँ पास्ट है तो यहाँ वुड होना चाहिए था, ये भी गलत। इफ इट रेन्स वी विल, ये सही है ना। यदि प्रेजेंट में है तो शायद विल लगेगा, तो यहाँ पर विल ही सही है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है हमारे द्वारा बताए गए रूल्स के अनुसार। चलो ये क्वेश्चन, इफ इट विंग्स आई विल फ्लाई, यदि हमारे पास विंग्स होता मैं उड़ जाता, कंडीशनल है ना। यदि मेरे पास पंख होता मैं उड़ जाता, यदि प्रेजेंट वाला है तो ऐसे होता था कि यदि तुम यहां आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और यदि पास्ट होता मतलब यदि मैं आता तो मैं तुम्हारी मदद करता, ऐसा होगा सेकंड सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल। और तीसरा सेंटेंस का जो हिंदी होता बच्चों वो ऐसा था, यदि मैं वहां आया होता तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, ऐसे करके बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। तो यहां सोचो कि यदि यहाँ पे उड़ लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे V2 का रूप चाहिए, तभी वहां पे उड़ चाहिए होगा, है ना। तो V2 का कौन सा है, हैड है, इसीलिए यहाँ पे हैड के साथ बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो। नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, और ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, यदि यहाँ पे वर है तो यहाँ पर उड़ लगा हुआ है, ये आपका कौन सा होगा, तो ये आपका सेकंड कंडीशनल बनता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, इफ ही फॉलो द रूल्स ही वुडंट हैव। अब देखो बच्चों, वुड हैव प्लस V3, जब वुड हैव प्लस V3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैड प्लस V3 होगा, तभी वहां पे वुड हैव प्लस V3 आया है। तो हैड प्लस V3 में कुछ है देखो, बिल्कुल है सर, हैड प्लस V3, यही ऑप्शन सही होगा। तो कंडीशन का एक रूल आप एक बार ध्यान से सीख लीजिए, फिर कंडीशन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 78 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस 2 क्वेश्चन। ही इज रिच, बच्चों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है आपको, बिना उसके सेंस में बदलाव किए, मतलब इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाना चाहिए। मतलब ही इज रिच, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप खुश हो, आप खुश हो, तो सोचो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन इसी चीज को मैं नेगेटिव भी कहूं और आपको जो मैंने अभी कहा उसमें कोई बदलाव भी ना हो, ऐसा संभव है क्या। आप खुश हो, अब हम नेगेटिव कहते हैं। आप दुखी नहीं हो, आप दुखी नहीं हो मतलब आप खुश हो। तो जब हम कहें आप दुखी नहीं हो तो नेगेटिव भी हो गया और उसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ। तो उसी तरीके से दिमाग लगाओ, ही इज रिच, वह अमीर है मतलब वह गरीब नहीं है, ही इज नॉट पुअर। कितना आसान था, बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था। बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना है, ही इज नॉट पुअर, इस तरह से सेंस में कोई बदलाव भी नहीं और आपका क्वेश्चन भी नेगेटिव हो गया। चलो अब बच्चों आ गए हैं हम लोग एकदम 79 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताना है जल्दी से, नो वन इज परफेक्ट। नेगेटिव भी बनाओ और सेंस में बदलाव नहीं होना चाहिए। नो वन इज परफेक्ट मतलब नो वन इज इम्परफेक्ट नहीं, बात गलत हो गया, एकदम बात ही अलग हो गया। यहाँ पे कह रहे हो कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और यहाँ कह रहे हो कोई भी इम्परफेक्ट नहीं है, अलग लॉजिक है। नो वन वाज, अच्छा वाज तो हम सोचेंगे ही नहीं। एवरी वन इज परफेक्ट, यहाँ कह रहा है नो वन इज परफेक्ट, यहाँ कह रहा है एवरी वन इज परफेक्ट, बिल्कुल गलत बात है। एवरी वन इज इम्परफेक्ट, ये सही है। कोई भी परफेक्ट नहीं है मतलब हर कोई इम्परफेक्ट है, सीधी सी बात है। आपका नेगेटिव भी बन गया, नेगेटिव शब्द इम्परफेक्ट, है ना, और आपका काम भी बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। और बच्चों अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एकदम अंतिम स्टेज पे, और इस अंतिम स्टेज तक यदि आपने मेरा साथ दिया, खुद का साथ दिया, अपने सपनों का साथ दिया है, तो समझ जाइए आपके अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो डिटर्मिनेशन है, कुछ तो फोकस है बच्चों, और इसका फायदा आपको डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ये मेरी आपसे कामना है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा अब, क्योंकि आपने सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं जल्दी से। स्लो एंड स्टडी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। स्लो एंड स्टडी, विन द रेस, विंस द रेस, वॉन द रेस या वॉन द रेस, दो ऑप्शन साथ में आ गए हैं।
कोई बात नहीं, ये दोनों मैं खुद से काट देता हूं, इन दोनों में से सोचो क्या होगा, स्लो एंड स्टडी। अब आपको लग रहा होगा सर दो को चीज है सर, है ना, दुद्दू को समझते हो, हाँ मतलब दो चीजें हैं, एक ये है और एक ये है, एंड के साथ में कनेक्टेड है तो प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल के साथ में विल लगता है सर, आप गलत बोल रहे हैं। ये कंपाउंड वर्ड है बच्चों, जैसे कि राइस एंड करी, है ना, स्लो एंड स्टडी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा कंबाइन होते हैं। टाइम एंड टाइड, ये सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि कंबाइन होकर के आते हैं और सिंगुलर शब्द लेते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे धीमे चलो लेकिन लगातार चलो, यही आपको रेस में जिता देगा। और इस रेस में भी, इस जिंदगी के रेस में भी, इस एग्जाम के रेस में भी, इस सपनों के रेस में भी आप तभी आगे रहेंगे जब आप भले स्लो हो लेकिन लगातार हो बच्चों, है ना, तभी आपका जो है रेस कंप्लीट होगा, आपके जिंदगी के सपने भी आगे बढ़ेंगे और आप एक परफेक्ट सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के लिए आज हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, दोनों ने मिलकर के एक मैराथन बनाया है, 80 क्वेश्चंस को एक साथ प्रैक्टिस किया है, सारे बेसिक रूल्स और इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए तो अब हम लोग विदा लेने चाहेंगे बच्चों, और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा फिर से एक नया धमाकेदार सेशन के साथ, और हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे कुछ नया कुछ बेहतरीन, और करते रहेंगे वे सारे काम जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ गुरुकुल साथी को। और यदि बच्चों इसको पढ़ करके आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, आपको लगता है कि ये चैनल आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए गुरुकुल साथी परिवार के साथ, ताकि हम मिल करके मचाते रहें और बढ़ते रहे आगे और सीखते रहें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे इस गुरुकुल साथी परिवार के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।